भारतीय किसान का समूचा जीवन उसके अपूर्व त्याग, तपस्या, परिश्रम, ईमानदारी, लगन और कर्तव्य निष्ठा की अद्भुत मिसाल है। वह जीवन भर मिट्टी से सोना उगाने की तपस्या में लगा रहता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसा ही कुछ कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। कृषि से आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों का रुझान अब परंपरागत खेती के साथ वैज्ञानिक और आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहा है। हरदोई जिले के कुकुरी गांव निवासी सरविंद्र सिंह ने परंपरागत खेती के साथ शिमला मिर्च और आलू की खेती की है। शिमला मिर्च और आलू की खेती से सरविंद्र सिंह जहां अच्छी आमदनी से काफी खुश हैं, वहीं इससे यह कई लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। आइए शिमला मिर्च और आलू की खेती पर इनके अनुभव जानते हैं। खेती हम 2006 से स्टार्ट किए हैं। उसके पहले हम सर्विस करते थे और हमारा काम भी फील्ड वर्क का था। इसके बाद हमने लौट के आए, फिर वापस तो खेती किए। हम जब लौट के आए तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले तो मैंने आलू की खेती शुरू की, प्रोसेसिंग वैरायटी की। तो पेप्सिको, आईटीसी, इनको सबको मैं चिप्स ग्रेड की आलू देता था। और हमारा एक किसानों का ग्रुप यहाँ पे है, अपना और अपने किसान जो ग्रुप हैं सब लोग मिलके करते थे और सब लोग मिलके आलू देते थे। इस समय तो मेन आलू कम करके हम शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं। धीरे धीरे 4-5 साल हो गए हैं करते करते, बढ़ाते बढ़ाते, जो कि शिमला मिर्च 12-14 एकड़ पे पहुंच चुके हैं। अलग अलग वैरायटी हैं, आशा है, इंद्रा है, नीमा लाइट है, कई वैरायटियां लगी हुई हैं। जितनी भी मैंने खेती की है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा कैप्सिकम में मिला। लेकिन कैप्सिकम लोग करते हैं फ्लड इरीगेशन पे, लेकिन उसका बहुत नुकसान है, इसलिए मैं अभी तक फ्लड पे करता था। पूरी खेती ड्रिप इरीगेशन और मल्चिंग सीड बिछा के तब करते हैं। केवल 2 एकड़ मेरे पास है, अर्ली में लगाया था, जिस खेत में मैं खड़ा हूँ। ये खेत हमारा 25 अक्टूबर को लगा था और इसमें ड्रिप मल्चिंग नहीं किया था। इसके बाद हमारा करीब 6.5 एकड़ 7 नवंबर से 15 नवंबर तक ट्रांसप्लांट है ड्रिप मल्चिंग पे। उसके बाद 24 से लेकर 29 नवंबर तक हमारा ट्रांसप्लांट है। इसलिए बारी बारी से ट्रांसप्लांट है कि शिफ्ट वाइज पहले हमारा ये निकलना शुरू होगा, फिर 6.5 एकड़ वाला, फिर अगला प्लाट हमारा शुरू हो जाएगा और फिर शिफ्ट वाइज लगातार पर डे निकलता रहेगा। इस वर्ष सर्वेंद्र ने लगभग 2.5 एकड़ को छोड़कर पूरे में प्लास्टिक मल्चिंग और ड्रिप का प्रयोग किया है। इनका कहना है कि सामान्य तरीके से खेती की तुलना में मल्चिंग और ड्रिप तकनीक में शिमला मिर्च की खेती करना अधिक फायदेमंद है। ड्रिप का ये फायदा है कि जैसे हम 7 लीटर 2 जगह पानी रखें और एक आदमी को 7 लीटर एक बार में पिला दें और दूसरे आदमी को 1-1 लीटर रोज पिलाएं, तो कौन स्वस्थ रहेगा? 1-1 लीटर वाला स्वस्थ रहेगा। वही हाल पौधे का है। जब हम पानी फ्लड इरिगेशन करते हैं तो उसका ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाता है, तो जब तक पानी भरा रहता है तब तक ऑक्सीजन नहीं मिलता है और फिर उसके बाद खेत सूख जाता है। जब हम निराई करेंगे तब पानी रोकना पड़ेगा, जब दवा स्प्रे करेंगे तब पानी रोकना पड़ेगा, जब हम तोड़ाई करेंगे तब पानी रोकना पड़ेगा। तो बार बार पानी रोज खेत सूख जाता है और उसकी यील्ड घट जाती है, कहीं फ्लावर ड्रॉप हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। उसमें हम जो ड्रिप बिछा के करते हैं उसमें पानी पर डे भी दे देते हैं, मल्चिंग सीड बिछी है, खरपतवार नहीं उगते हैं। दूसरी बात, पानी उड़ता कम है, पानी कम खर्च होता है, पानी की 50% बचत भी है ड्रिप इरिगेशन से। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसमें पानी भी रोज देते रहो, तोड़ाई भी करते रहो, दवाई भी स्प्रे करते रहो, कोई नुकसान नहीं। शिमला मिर्च की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए पोषक तत्व प्रबंधन और बुआई के सही समय का विशेष ध्यान रखना होता है। इसके अलावा इस फसल में रोग कीटों का भी प्रकोप होता है, जिसके लिए जरूरी उपाय अपनाते हैं। गहराई से खेत गर्मी में जोत के डाले जाएं तो उसके बीट्स खत्म हों, उसके जो कीड़े मकोड़े वो खत्म हों। उसके बाद उसमें गोबर पड़े, ढैंचा या सनई बोएं, हरी खाद दें। फिर आप बैक्टीरिया डालें, पीएसबी कल्चर है, आप माइकोराइजा है, एमबी, आप जो पोटास की बैक्टीरिया डालते हैं, आप अजीटोवेक्टर है। सारी बैक्टीरिया जब तक नहीं डालेंगे और खेत में जब तक ह्यूमिक तत्व नहीं पैदा करेंगे, जब तक ह्यूमस नहीं होगा तब तक उत्पादन नहीं मिलेगा। देखो, कैप्सिकम की खेती के लिए मौसम पे निर्भर करता है। जैसे नासिक वगैरह में लोग
लगा देते हैं मार्च अप्रैल में, और वो शुरू बारिश से बहुत अच्छा रेट पाते हैं क्योंकि उसमें कैप्सिकम कम होता है, क्योंकि वहाँ लू नहीं है, वहाँ टेम्परेचर जो है मौसम ठीक रहता है। हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, लू चलती है तो पौधे झुलस जाते हैं। तो हम लोग बहुत अगर जल्दी लगाएंगे तो अगस्त से पहले ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। वैसे अमूमन सितंबर में ट्रांसप्लांट कर पाते हैं, जब अर्ली करते हैं, नहीं तो अक्टूबर हो पाता है। तोड़ाई लगातार चलती रहती है। हमारे पास जैसे 12 एकड़ एरिया है तो पर डे चलती रहती है। एक खेत से तोड़ते हो दूसरे खेत तक पहुँचते हो, फिर पीछे से तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये क्रम जब तक आप टेम्परेचर 38 डिग्री नहीं क्रॉस करेगा, वैसे हम तो 42 डिग्री तक इसको तोड़े हैं, 42-44 डिग्री तक तोड़े हैं। उसको नमी दे के और उसको पानी भर के जिस तरह से हो सकेगा पूरा प्रयास किए हैं, लेकिन अमूमन अप्रैल में लोग ख़त्म कर देते हैं, लेकिन हम 25 मई तक तोड़े हैं पिछली बार। देखो, इसका अच्छा अगर प्रबंध किया जाए, अगर इसको समय से लगा दिया जाए, अगस्त से सितंबर तक, सितंबर में ट्रांसप्लांट अगर कर दिया जाता है तो 2 लाख रुपए पर एकड़ का इसमें खर्चा आएगा, पूरी लागत लास्ट तक। अगर रेट मिल जाता है आपका 12 रुपये का रेट, एवरेज रेट मिल जाता है पूरे साल का, इससे कम लगभग हमें अभी तक नहीं मिला है, जबकि पिछले साल 21.5 रुपये एवरेज का रेट मिला था। तो अगर हमें 12 रुपये के रेट में एवरेज मिल जाता है तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये पर एकड़ की बचत आ जाती है। इस वर्ष इन्होंने 8 एकड़ में आलू की खेती की है। इस समय इन्होंने आलू की जो किस्म बोई है वो कम समय में होने वाली किस्म है और इसमें लागत कम और मुनाफा अधिक है। आलू के बाद इसी खेत में तरबूज की खेती करने वाले हैं। इस साल आलू हमारे पास 8 एकड़ है और आलू हमने चिप्सोना बंद कर दिया है। ख्याति आलू बोया है जिसमें हमें तरबूज बोना है उतनी एरिया में, जिससे अर्ली खोद के बेच सकें और तरबूज बो सकें। पर एकड़ की अलग अलग वैरायटी वाइज लागत आती है। अगर हम चिप्सोना की बात करें, जिससे चिप्स ग्रेड की जो आलू है, और एलआर है जो चिप्स ग्रेड की आलू है, जो चिप्सोना आलू हमारी 1 है, लखनऊ मंडी में सबसे ज़्यादा बिकती है, तो उसकी मार्केट बहुत अच्छी है। उसमें लागत सबसे ज़्यादा आती है क्योंकि वो ज़्यादा दिन की वैरायटी 120 से 130 दिन की वैरायटी है। उसमें 60,000 से 65,000 रुपये पर एकड़ की लागत आती है। उसमें फ़ायदा भी है, फ़ायदा उतना नहीं है। अगर चिप्स में चली जाती तो ज़्यादा फ़ायदा है। फ़ायदा रेट पे है, कभी कुछ नहीं मिलता है और कभी 50,000 से 1 लाख रुपए पर एकड़ मिल जाता है फायदा। मेरा जो पर्पस था तरबूज का था, तो तरबूज बोना था, तो इसलिए हमने ख्याति बोया, क्योंकि ख्याति जो है पहले खोद के हम तरबूज बो सकते हैं। तो लेकिन इस साल जो मौसम है वो पैसा बहुत मिलेगा ख्याति में। इस साल जो ईल्ड हमारी जाएगी 150 कुंटल से ऊपर जाएगी, और पर एकड़ 150 कुंटल से ऊपर जाएगी, और रेट भी बहुत अच्छा है। ख्याति में है हमारी लागत टोटल 30,000 रुपये पर एकड़ की है। देखो, आलू के खेत जो जिसमें हम आलू बोते हैं वो खेत बहुत मजबूत होना चाहिए, तो उसकी गर्मी में गहरी जुताई करके डाल देना चाहिए। उसके बाद हम शुरू में ढैंचा बोएंगे उसमें, लेकिन ढैंचा बोने से पहले भी तैयारी करते हैं, माइक्रोराइजा वगैरह डाल देते हैं। ढैंचा के बाद हम अक्टूबर में समय से आलू बोएंगे, तभी जो है उसका बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। आलू में सबसे देख रेख है मानसून की, कि मानसून कब कैसा है और उस हिसाब से पानी लगाएं। कीट प्रबंधन की देख रेख है कि कोई कीड़ा देखें, जो भी कीड़ा वायरस फैलाते हैं, इधर उधर से उड़ के जाते हैं, दूसरे पौधे बैठते हैं, या आपके बगल में कोई किसान बो रखा, उसने दवाई नहीं डाली है, उसके कीड़े आपके खेत में आ रहे हैं, तो कौन से कीड़े हैं और कौन सी दवा डालना है। मौसम खराब हो रहा है तो फंगीसाइड दवा कौन सी डालना है, कब क्या क्या देना है। खेत आप पर डे देखेंगे तो पौधा आपसे बताएगा हमें क्या चाहिए। हम किसान भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि जो भी खेती करें, शिमला मिर्च करें, आलू करें, जो भी खेती करें, तो उसको पर डे देखें ज़रूर, उस पर ध्यान दें, उसको समय से करें। अब जैसे इस समय टेम्परेचर डाउन हो गया है, जब पारा गिरा है, तो पर डे खेत देखिए, तो उसमें देखिए उसका पौधे को बचाव करें, उसमें दवा डालें, उसमें पानी समय से नमी बनाए रखें। तो इस समय अगर नहीं बचाएंगे तो अभी आगे फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस समय पौधा बचा रहेगा तो आगे यही पैसा। गेहूं की फसल में खरपतवारों की समस्या से किसान परेशान रहते हैं, क्योंकि इसमें गेहूं की ठीक ढंग से बढ़वाड़ नहीं होती और उपज में भारी मात्रा में कमी आती है। इसलिए खरपतवारों का समाधान सही समय पर कर लें, जिस पर विस्तार से बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी के डॉक्टर संजीत कुमार। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, गेहूं की जो फसल है ये बोई गई है और इसमें कई प्रकार के जो खरपतवार यहाँ पर उगे हुए हैं। खरपतवार वह पौधा है जो किसी भी परिस्थिति में कृषि के लिए लाभदायक की तुलना में अधिक हानिकारक होता है। सूर्य का प्रकाश, स्थान और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करके पोषक तत्वों के अधिकांश भाग को शोषित कर लेते हैं, जिसके कारण फसल की विकास गति धीमी पड़ जाती है तथा पैदावार कम हो जाती है।
खरपतवार फसलों के लिए हानिकारक कीटों के लिए प्राश्रयी पौधों के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा फसल कटाई के समय परिपक्व खरपतवार भी साथ में आ जाते हैं और उत्पादन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। चौड़ी पत्ती वाले कुछ खरपतवार यहाँ पर होते हैं, जैसे जंगली मटर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जंगली मटर यहाँ पर मौजूद है। और दूसरे खरपतवार जैसे एनागैली सार्वेंसिस जिसको कहें, या कृष्णा नील भी यहाँ पर है कुछ। अगर हम चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों की बात करें तो उसमें उनके नियंत्रण के लिए जैसे जंगली मटर आदि जो इसमें होती है, या चटरी मटरी खरपतवार होता है एक, या कृष्ण नील होता है, या बथुआ होता है, ये कई प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। तो उनके नियंत्रण के लिए 2,4-D का इस्तेमाल किया जा सकता है। और 2,4-D का लगभग आधा किलोग्राम मात्रा लगभग 600-700 लीटर पानी में घोलकर समान रूप से स्प्रे कर देंगे। इससे जो है खरपतवारों से हम निजात पा सकते हैं। कई बार यहाँ पर फ्लेरिस माइनर या गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा जिसको कहते हैं, वो भी खेत में उग जाता है। और इसकी पहचान कैसे करें मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को। जब हम गुल्ली डंडे या फ्लेरिस माइनर या गेहूं का मामा आदि नामों से जिसको जाना जाता है, उसकी पहचान करेंगे तो कैसे करेंगे। छोटी अवस्था में हम देखते हैं कि पौधा जो है गेहूं के पौधे के लगभग लक्षणों में बराबर होता है। और जब हम ध्यान से देखते हैं, पौधे को उखाड़ के देखते हैं हम, तो उसकी जड़ें जो होती हैं, जड़ें हल्के लाल कलर की पाई जाएंगी और गेहूं की जो जड़ें होंगी वो सामान्य रहेंगी। अगर कोई हाथ से उखाड़ता है खरपतवार को, फ्लेरिस माइनर को, तो उसमें हाथ उसका लाल हो जाता है कई बार। तो लाल रंग का एक जो है पानी उसमें से कहेंगे कि पौधे का रस निकलता है, जिसको आसानी से पहचान सकते हैं किसान। और इसके नियंत्रण के लिए हम क्या करें? इसके नियंत्रण के लिए एक अच्छी दवाई है सल्फोसल्फ्यूरोन, जिसकी लगभग 33 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान लोग उसमें इस्तेमाल करेंगे। और इस दवाई को लगभग 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर अच्छे से इसका स्प्रे कर दें और इसका नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाई इसमें जो है कुछ बातें हैं जिनमें कुछ भी लागत नहीं आता, उसको अपना सकते हैं। जैसे जो है बीज विश्वसनीय संस्था से लें, प्रमाणित बीज का इस्तेमाल करें। कई बार ऐसा होता है कि खरपतवारों के जो बीज हैं वो हमारे गेहूं के बीज के साथ में मिलकर आ सकते हैं, और फिर जब हम उस बीज को खेत में बोते हैं तो वहाँ से भी खरपतवारों की समस्या हो सकती है। तो जो बीज है, बीज प्रमाणित संस्था से लेंगे, खरपतवार मुक्त बीज का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा फसल चक्र अपनाएं। ऐसा भी देखा गया है कि अगर हम किसी खेत में बार बार गेहूं की खेती हर साल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी खरपतवारों की समस्या ज़्यादा हो जाती है। जब किसान फसल चक्र अपनाकर, जैसे इसके गेहूं के स्थान पर दूसरी फसलें जैसे बरसीम है वो लेगा, या फिर मटर है वो लेगा, या फिर चना है वो लेगा, तो उससे जो है डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा और जो खरपतवार है संबंधित गेहूं के साथ उगने वाले, उनका कुछ समस्या कम होगा। इसके अलावा जब हम खेत की बुआई कर रहे होते हैं तो बुआई से पूर्व जब खेत में देखते हैं कि नमी क्या स्थिति है, अगर नमी कम है तो जैसे ही धान की कटाई करते हैं हम, या फिर किसी खरीफ फसल की जो कटाई करते हैं, उसकी कटाई के तुरंत बाद जुताई करके उसका पलेवा कर दें। पलेवा यानी कि बुआई से पूर्व पानी दे दें खेत में। और इससे क्या होगा, खरपतवार के जो भी बीज खेत में होंगे उनमें से उग जाएंगे। 10-12 दिन के अंतर बाद जैसे सिंचाई करते हैं हम, 10 से 12 दिन में वो भी बीज उग जाते हैं और उनको फिर जुताई करके हम नियंत्रित कर सकते हैं। खरपतवारों की वृद्धि जब इतनी हो जाए कि उन्हें हाथ से पकड़ा जा सके, तब उन्हें उखाड़कर इसका उपयोग आच्छादन के रूप में किया जाना चाहिए। यह अवस्था फसल बुआई के 20 से 25 दिन बाद आती है। यह विधि छोटे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। तो किसान भाइयों, मेरा यही अनुरोध है कि आप जो है गेहूं की फसल में खरपतवारों का प्रबंधन करें, क्योंकि खरपतवार जो है उपज में लगभग
40 से 50% तक का भी नुकसान कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मरदह, जिला गाजीपुर के अक्षय लाल ने। आपने बकरियों में न्यूमोनिया और पीपीआर के निदान के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। यदि आपकी बकरी में इस तरह के लक्षण जैसे ठंड में कपकपी, नाक से तरल पदार्थ का रिसाव, मुंह खोलकर सांस लेना एवं खांसी बुखार जैसी चीजें दिखाई दे तो समझ लें बकरी को निमोनिया रोग है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है और इसका शिकार किसी आयु की बकरी हो सकती है। बचाव एवं उपचार। शीत ऋतु अर्थात ठंड के मौसम में बकरियों को छत वाले बाड़े में रखें। एंटीबायोटिक 3 से 5 मिलीलीटर 3 से 5 दिन तक और खांसी के लिए कैफ्लॉन पाउडर 6 से 12 ग्राम प्रतिदिन 3 दिन तक दें। पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें। बकरियों में जो अभी का समय है, नवंबर से लेकर जनवरी के आसपास में बकरियों में महामारी के रूप में पीपीआर का रोग होता है और आप देखते होंगे कि बकरियों को दस्त होने लगता है, मुंह में घाव हो जाता है और बच्चे जो होते हैं वो मर जाते हैं। आपको ध्यान ये देना है कि हम जो देखते हैं कि बकरियां मरती हैं तो उसमें बकरियां सबसे पहले पीपीआर रोग में शरीर में पानी की कमी, आयंस की कमी की वजह से मरती हैं, बाद में पीपीआर की वजह से मरती हैं। तो सबसे पहले अगर इस तरह का अगर आपकी बकरियों में लक्षण दिखता है तो आप जानते हैं कि एक विषाणु जनित बीमारी है ये। इसका एकमात्र विकल्प ये है कि आप पशुओं को पीपीआर का टीका प्रत्येक वर्ष 1 ml चमड़ी के नीचे आप उसको दे दें। ऐसा करने पर 3 साल तक इस भयावह बीमारी से आपकी बकरियां सुरक्षित रहेंगी। और अगर पीपीआर हो जाता है तो देखिए आप सबसे पहले उनके तो आप ORS का घोल हो इसको दें और साथ में जो द्वितीय बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके साथ होता है तो उसके साथ आप कोई भी ओफ्लॉक्सासिन TZ और अगर बुखार की समस्या आती है तो उसको आप जो है उसके अनुरूप आप दबा दें। आप देखेंगे कि इस कंडीशन में कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बकरियों के मुंह में छाले भी पड़ जाते हैं, तो आप उसमें आप क्या करें कि बोरिक एसिड पाउडर का। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512।
साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaataup@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां।